Good evening, everyone. I hope I'm audible to you. Is my voice loud and clear? Arun, Joseph, Ashish. Okay. So I'll start my lecture now. So just to tell you that we are starting with a new subject now, and the name of subject is Basic Course in Thermodynamics. So we'll be studying thermodynamics and its application. Needless to say that thermodynamics has its application everywhere around us. ठीक है. और नेक्स्ट चीज ये कि सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम गेट जैसे कि फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग सर्विसेज, आप लोग की महाराष्ट्र की गवर्नमेंट एग्जाम्स, हर जगह थर्मोडायनामिक्स का एक सब्सटैंशियल अमाउंट में वेटेज होता है. और सबसे अच्छी बात यह है इस सब्जेक्ट की कि अगर इसे सही से समझा जाए तो क्वेश्चन बड़े ही आसान तो होते हैं. देखिए, आसान होना एक बात है, बट आंसर जल्दी आ जाता है. अब आपको बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशंस कितनी बार करने से आप बच जाते हैं. कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिससे क्वेश्चंस काफी लेंथी होते हैं. यहाँ पर भी होते हैं लेंथी क्वेश्चंस, मना नहीं कर रहा हूं, बट मेनी टाइम्स आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में आप 2 नंबर 1 नंबर अपने पॉकेट में कर सकते हैं. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली गेट की बात हम करें तो अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 मार्क्स के बीच में इसका वेटेज होता है. तो काफी सब्सटेंशियल वेटेज है. जैसा कि आप जानते हैं कि 70 मार्क्स टेक्निकल होता है, उसमें से अगर 10 to 15 मार्क्स अगर किसी सब्जेक्ट ने होल्ड किया हुआ है तो वो काफी अच्छा परसेंटेज. चलिए, इसी को साथ में रखते हुए हम सब्जेक्ट स्टार्ट करें. थर्मोडायनामिक्स पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज, फर्स्ट चैप्टर. एंड ऑफ कोर्स चैप्टर 1 विल बी द इंट्रोडक्शन. इसमें आप सब्जेक्ट को जानेंगे कि सब्जेक्ट है क्या, इसकी क्या क्या लिमिट्स हैं, क्या क्या ये आपको हेल्प करेगा. देखिए, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, जो स्टूडेंट्स लाइव भी देख रहे हैं और जो स्टूडेंट्स बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं, कि आप इसे समझिएगा. अकाउंटिंग आप सब जानते हैं बड़ी अच्छे से. हाँ सर, अकाउंटिंग तो हम सब जानते हैं. किस चीज की अकाउंटिंग? मनी अकाउंटिंग आप सब जानते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि लेट्स से यू हैव 1,000 रुपीज राइट नाउ इन योर वॉलेट, एंड लेट्स से you got 500 and you have spended 200. ये आपकी इनिशियल स्टेट थी कि आपके पास 1,000 रुपीज थे. फिर क्या हुआ, आपके पास 500 रुपीज, लेट्स से आपने कोई काम किया, उससे आपको 500 रुपीज मिले, आपने 200 रुपीज लेट्स से यू हैव स्पेंड. तो अब आपकी स्टेट क्या होती है, अब आपके पास कितने रुपए? तो एवरीवन विल से दैट सर 1,300 रुपीज. ये क्या किया आपने? सिंपल मनी की अकाउंटिंग करी. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज मनी अकाउंट. So similar to money accounting, not exactly similar, but yeah, we have accounting of energy also. एनर्जी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, इसे समझेंगे. वी हैव अकाउंटिंग ऑफ मास. तो जो सब्जेक्ट मास और एनर्जी की अकाउंटिंग करता है उस सब्जेक्ट को हम थर्मोडायनामिक्स, वो टॉपिक्स, वो कॉन्सेप्ट्स हम थर्मोडायनामिक्स. अब होगा क्या कि डेफिनेटली इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम के पास एनर्जी आएगी. सिस्टम के पास से मतलब सिस्टम बोल लीजिए अभी के लिए. मैं समझाऊंगा आपको सिस्टम होता क्या है. बेसिकली सिस्टम वो चीज होती है जिसके ऊपर आप फोकस करें. जैसे यहाँ पर वॉलेट है आपका, कोई भी एक सिस्टम है, उसके ऊपर उसके पास एनर्जी आ रही है, उसके पास से एनर्जी जा रही है. उस कारण से हो क्या रहा है, उस सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस ऑब्जर्व हो रहे हैं. उन चेंजेस को ऑब्जर्व करना और उन्हें डिफाइन करना, दिस इज अगेन द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सब्जेक्ट. यहाँ पर हम सेकेंड ऑब्जेक्टिव लिखेंगे कि बिकॉज ऑफ energy transfer and mass transfer,
system might undergo some changes. ठीक है. So subject of thermodynamics will help us. Subject of thermodynamics will help us to understand those changes. अब सिस्टम माइट गो अंडर चेंजेस. ठीक है, सिस्टम में चेंजेस हो सकते हैं, तो मैं पता कैसे चलेगा सिस्टम में चेंज हो रहा है? बेसिकली सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंजेस, दिस चेंजेस अकर्स इन द फॉर्म ऑफ द चेंज इन प्रॉपर्टी. ये सेकंड एक इंपॉर्टेंट स्कोप है इस सब्जेक्ट का. थर्ड है कि कोई भी प्रोसेस है या कोई भी एक डिवाइस है, प्रोसेस बोल लीजिए, डिवाइस बोल लीजिए, क्या वो फिजिबल है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन. जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोसेस के लिए मैं आपसे कहूं कि एक कप ऑफ हॉट टी है, लेट्स से हॉट कॉफी रखा, इसका टेम्परेचर 40 डिग्री. अगर मैं आप सबसे कहूं कि इसका टेम्परेचर रखे रखे हाँ सराउंडिंग 20 डिग्री पर, 40 से लेट्स से इसका टेम्परेचर 60 डिग्री हो गया फॉर एग्जाम्पल, बिना कुछ किए, मैंने कोई कुछ एडिशन नहीं किया एनर्जी का, कुछ रिमूवल नहीं किया एनर्जी का, तो आप कहोगे यार कि सर क्या बात कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल. तो आप कह दोगे इमीडिएटली कि इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट फिजिबल. ये तो कुछ ऐसी सेंस है जो आपके अंदर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, और ये तो बड़ा सिंपल था जिसलिए आपने इसका जवाब दे दिया कि ये 40 से 60 नहीं जा पाएगा, नॉट पॉसिबल. नेचुरली नहीं जाएगा, नेचुरली नहीं जाएगा, रखे रखे नहीं जाएगा. हाँ, आप इसको चूल्हे पे रख दोगे, इसको गर्म करोगे तो डेफिनेटली चला जाएगा, दैट वोंट बी ए प्रॉब्लम. बट मैंने कहा इसे हम छोड़ दें. नेचुरली क्या होगा? नेचुरली व्हाट विल बी पॉसिबल? पॉसिबल विल बी कि ये 40 से 20 डिग्री चला जाए. दिस इज पॉसिबल. तो बेसिकली ये सब्जेक्ट आपको डायरेक्शन बताता है कि एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर होती है, एनर्जी का डायरेक्शन बताता है. ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. एक एग्जांपल और लूं मैं, तो आप बोलोगे कि सर ये डायरेक्शन बता रही तो हमको पता है, तो इसमें सब्जेक्ट की क्या जरूरत है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हो. तो यार मैं कहूंगा यहां पर आपसे सिंपल सी बात. देखो, एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने. ये डक्ट है, यहां पर लेट से एयर फ्लो, एयर का प्रेशर है लेट से 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर मान लेते हैं 60 डिग्री. यहां से निकली इसका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे टेम्परेचर हो गया -10 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री या 80 डिग्री व्हाटएवर. मैं आपसे पूछूंगा कि डियर बताओ, क्या ये प्रोडक्ट, मैं एक प्रोडक्ट है आपके पास, मान लीजिए कोई आया, एक लेट्स से आप वेंचर कैपिटलिस्ट है, आपके पास खूब पैसा है, आपको आप लोगों के प्रोजेक्ट पे पैसा लगा फॉर एग्जाम्पल. अब एक बंदा आया, एक इंजीनियर आया, उसने कहा आपसे कि सर मेरे पास एक प्रोजेक्ट है ऐसा, मेरे पास एक ऐसी ट्यूब है जो उसमें मैं अगर 5 एटमॉस्फेरिक के प्रेशर पर और 60 डिग्री पर एयर फ्लो कराऊं और उसे बाहर निकालूं दो अलग अलग ट्यूब से, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अनदर एट ऑल्सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सच दैट एक स्ट्रीम का टेम्परेचर -10 डिग्री और दूसरी स्ट्रीम का टेम्परेचर 80 डिग्री. तो अब आपके पास आप सोचोगे कि यार ये बंदा फेक तो नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं पैसे के पैसे मांगने के चक्कर में बना रहा है. ये क्वेश्चन आएगा आपके, उस टाइम पे थर्मोडायनामिक्स आपकी हेल्प करेगा. थर्मोडायनामिक्स जवाब दे सकता है कि थर्मोडायनामिक्स कैन आंसर यू, thermodynamics will answer you whether
above device is feasible or not. तो प्रोसेस की फिजिबिलिटी को चेक करना है आपको, तो आपको थर्मोडायनामिक्स की जरूरत है। तो पहला आपने देखा कि थर्मोडायनामिक्स की जरूरत क्या है, आपको अकाउंटिंग करनी है। जैसे मनी अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट होता है कॉमर्स के स्टूडेंट्स को, वैसे ही मैकेनिकल वालों को एनर्जी अकाउंटिंग के लिए एक सब्जेक्ट होता है जैसे थर्मोडायनामिक्स। नॉट ओनली एनर्जी, मास ऑल्सो, आगे चल के और भी क्वांटिटीज ऐड करेंगे अकाउंटिंग। अब अच्छा, अगर जैसे मनी होता है ना कि पैसा आया पैसा गया, आपके अकाउंट में पैसा आया, आपके अकाउंट से पैसा चला गया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी के पास 50 लाख रुपीज आए और उसके पास अभी खर्चा काफी कम है, लेट्स से 1 लाख रुपीज इज द ओनली एक्सपेंस इन टोटल। तो एकदम से आप देखोगे कि बंदे का बिहेवियर चेंज हो जाएगा कहीं ना। 49 लाख रुपीज उसके पास स्टोर हो गया, तो उस बंदे की वॉलेट अगर में या सिस्टम में अगर 49 लाख रुपीज होंगे फॉर एग्जाम्पल, तो इट बिहेवियर विल चेंज। सिमिलर वे व्हेन द एनर्जी फ्लोस विद इन द सिस्टम, सिस्टम का बिहेवियर भी चेंज हो सकता है, हो सकता है। मैं जरूरी नहीं कह रहा हूं या ना, बेसिकली सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है। ये हो जाएगी या नहीं होगी वो तो हम सीखना है, कब होगी और कब नहीं। थर्ड, मैंने आपको बताया थर्ड स्कोप है कि प्रोसेस फिजिबल है या नहीं, ये बेसिक ये आपको सब्जेक्ट बताएगा। कुछ तो बड़े कॉमन सेंस से आप पता कर सकते हो कि ये फिजिबल है या नहीं, और कुछ के लिए आपको कुछ की फिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको थर्मोडायनामिक्स के लॉस की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली इसके बारे में फर्स्ट लॉ इसके बारे में सेकेंड लॉ। एक और बेंचमार्क। अब आईसी इंजन से तो आई होप आप सभी लोग यूज टू होंगे, क्योंकि सभी लोगों ने आईसी इंजन यूज किया है या देखा है, और हर कोई स्टूडेंट एक आईसी इंजन का फैन तो होता ही है। आपसे कहा जाए कि भाई आईसी इंजन की एफिशिएंसी, मान लीजिए आपकी जो आपके पास कोई एक्टिव है, एग्जांपल ले रहा हूँ, हाँ मतलब इसे प्लीज कंपनी की तरफ से कोई क्लेम नहीं कर रहा, उसकी एफिशिएंसी मान लीजिए 25% थर्मल एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल। अब अगर आपसे मैं कहूं कि आपको इसे इंप्रूव करना एज अ डिजाइनर, तो आपको ये पता होना चाहिए आप इंप्रूव करके कहां तक पहुंच सकते हो, फिजिबिलिटी कितनी है, कहां तक मैं इसको 50 तक ले जा सकता हूँ, 60 तक ले जा सकता हूँ। सब कुछ बेस्ट से बेस्ट करके, सारे बेस्ट रिसोर्सेज करके भी आप इसे कहां तक ले जा सकते हो। तो सबसे पहला जवाब तो स्टूडेंट का ये होता है कि 100%, बट ये मैं आपको बता दूं कि 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं, चाहे फ्रिक्शन भी हटा दो, तो ये सब चीजें हम सीखेंगे। तो बेंचमार्क क्या है आपके, 50%, 60%, 70%, तो वी नीड दैट बेंचमार्क एफिशिएंसी। बेंचमार्क चाहिए आपको टू मेजर। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग किसी इवेंट, एथलेटिक इवेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप लोग रनिंग के लिए तैयारी, लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर के लिए आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको 5 किलोमीटर रन करना है, ऐसे ही फॉर लेजर कि यू वांट टू हैव अ 5 किलोमीटर रन। तो आप सबसे पहले तो ये देखोगे कि वैसे तो आप ऑब्वियसली बात है क्या कहना चाहिए, आप एक शौक के लिए वो काम कर रहे हो, बट फिर भी आप देखोगे कहीं ना कहीं कि यार वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है 5, लेट्स से 14 मिनट्स है फॉर एग्जाम्पल, 14 मिनट्स, 14 मिनट। ऑब्वियसली बात है, आपको भी पता है कि यार अब वो 14 मिनट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और आप कोई प्रोफेशनल एथलीट तो हो नहीं कि जो आप 14 मिनट्स ले आओगे, पर एटलीस्ट आपको पता तो रहेगा कि आप कहां स्टैंड करते हो। यूजुअली एक एवरेज इंडिविजुअल को आता है 30, 32, 35 मिनट्स। मिडिल मिडिल हम देखें तो 25 मिनट्स, फिर 20 मिनट्स, 20, 25 मिनट्स एक अगर आता है 5 किलोमीटर का किसी का भी टाइम, तो उसको अच्छा है एथलीट, मतलब एक एथलीट तो नहीं बट हाँ
ही इज अ वेरी फिट पर्सन, 30 मिनट्स में भी फिट की कैटेगरी में वो आप बोल सकते हो कंटिन्यूसली। जो लोग फिटनेस के लिए जाते हैं उनके लिए बात अलग है, बट अगर हम बेंचमार्किंग की बात करें तो वहां पर 14 मिनट जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो बेंचमार्क हो गया। तो कहीं ना कहीं जो बंदा, जैसे मान लीजिए मैं रन किया, मेरा 25 मिनट टाइम आया या 20 मिनट टाइम आया, तो मुझे पता है यार कि मैं जो बेंचमार्क है अभी इसमें वो 14 मिनट है और मैं अभी 20 मिनट हूँ। तो मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड पार करना है, बट फिर भी एक आइडिया तो होता है ना आपको कि कहाँ तक जा सकते हो आप। तो वैसे इंजन के लिए भी होता है, वैसे इंजन के केस में भी होता है, इंजन के केस में होता है, पंप्स के केस में होता है कि भाई मैं मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता हूँ, एफिशिएंसी मैक्सिमम कहाँ तक बता सकता हूँ। 100% नहीं होती, वो मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा। तो 100 नहीं होती तो फिर क्या, 50, 60, 70 कुछ तो होती। तो वो बेंचमार्किंग आपको पता है, तो बेंचमार्क आपको करके देना पड़ता है, तभी तो आप वर्क कर पाओगे, तभी तो आप इम्प्रूव कर पाओगे। डेटा होगा तो बेस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्कोप में आपको जो यहाँ पर बताने जा रहा हूँ थर्मोडायनामिक्स, वो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। कभी कभी इंसान क्वालिटी चूज करता है, कभी कभी इंसान क्वांटिटी चूज करता है। यूजुअली मैंने देखा पीपल हैव एन हैबिट ऑफ चूजिंग क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। जैसे मैं आपसे बात करूं कि मैं आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल 1200 जूल 1500 जूल थर्मल एनर्जी देगा हीट के फॉर्म। उसी जगह मैं आपसे कहूं कि मैं आपको 1000 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 1000 जूल 1200 जूल जैसा आपको बट लेस देन 50 मिनट। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट 1200 जूल को सिलेक्ट करेंगे, ना कि 1500। क्यों? पता नहीं सर को, बट हम 1200 जूल सिलेक्ट करेंगे क्यों? क्योंकि इसका रीजन है क्या, वो जो एनर्जी है वो उसकी क्वालिटी ज्यादा बेटर है। क्वालिटी बेटर है इसका मतलब ये कि आप उस 1200 जूल एनर्जी से कुछ भी कर सकते हो। आप अपना लैपटॉप चार्ज कर सकते हो, मोबाइल चार्ज कर सकते हो, आप टीवी देख सकते हो, फैन ऑन कर सकते हो, लाइट ऑन कर सकते हो। 15 जूल थर्मल एनर्जी से क्या कर सकते हो, हीट है। अब इसको आप ज्यादा से ज्यादा करोगे क्या, अगर चलो यहाँ तो आप किसी चीज को हीटअप करने में यूज कर दो। अब जो काम आप 1200 जूल से कर सकते हो वो तो 1500 जूल से कर ही सकते हो, बट एक काम आप ये कर सकते हो कि या तो 1500 जूल को कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, कन्वर्जन में आप जानते हो 30-40% कन्वर्जन भी किया आपने, 600 जूल के आसपास एनर्जी बच जाएगी। I hope you are getting it. So smart person will always choose 99% is electrical energy 200. Though quantity is less, but its quality is more. सर ये क्वालिटी कैसे मेजर करते हैं? ये क्वालिटी मेजर करने के लिए जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सिखाएंगे आपको लास्ट। नेक्स्ट यहाँ पर एक बात और कि क्वालिटी बेसिकली क्वांटिटी कंपैरिजन में, जैसा मैंने आपसे कहा, सिलेक्ट करना हमारा एक पर्पस होगा, इसे हम एक्सर्जी के नाम से जानते हैं। तो ये एक चैप्टर होगा, पहला चैप्टर तो आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, फिर फर्स्ट लॉ चैप्टर होगा आपका, सेकेंड लॉ फिर एक चैप्टर होगा, फिर डायरेक्शन के लिए और फिजिबिलिटी मेजर करने के लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंट्रोपी डिफाइन करेंगे, उससे समझेंगे कि कैसे हम फिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। बेंचमार्किंग के लिए भी हम उसे यूज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव अ चैप्टर एज, ये हमारा एक बेसिकली थर्मोडायनामिक्स का सिलेबस होगा। इसके बाद हम एप्लीकेशन पार्ट में एंटर करेंगे जहां पर आप थर्मोडायनामिक्स का यूज करके, देखिए थर्मोडायनामिक्स का
इवॉल्व कैसे हुआ थर्मोडायनामिक्स इवॉल्व ऐसे हुआ कि हमेशा से हीट एनर्जी को वर्क एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। वर्क एनर्जी जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की हमेशा कोशिश की। हीट और वर्क आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है, क्या डेफिनेशन। तो ये कन्वर्जन के लिए हमेशा एक रेस लगी है, हम हमेशा चाहते हैं, बट कभी भी आप 100% कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे आपने 1500 जूल है आपके पास करने के लिए, तो आप 1200 जूल सॉरी 1500 जूल इलेक्ट्रिकल वर्क कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते, उससे कम ही होगा। अब तो आप हमेशा चाहोगे कि आप मैक्सिमम कर सको मिनिमम कॉस्ट। हमेशा से शुरुआत से जब से सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ है, सब्जेक्ट इवॉल्व यहाँ से हुआ है कि कैसे उसे अचीव किया जाए। कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क और वर्क इनटू हीट, मेजरली हीट इनटू, उसको कन्वर्ट करने के लिए जो भी थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस बोल रहे हैं, जो भी हमारे पास सेटअप है, उसकी स्टडी करेंगे हम लोग। उसकी स्टडी में हम समझेंगे कि कैसे इस प्रोसेस की कन्वर्जन की एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। तो दैट विल बी वन पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, जहां पर हम पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस की बात करें, ऐसे डिवाइसेस को हम पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस। सेकेंड वन वुड बी पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस, जहां पर पावर जो डिवाइसेस एब्जॉर्ब करते हैं, लाइक आपका एसी घर का, फ्रिज ले लीजिए एग्जाम्पल। तो वहां पर भी पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो मिनिमम पावर कैसे एब्जॉर्ब हो, इसके ऊपर भी बात। तो दो चीजें होती है एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन में अगर आप देखें, अगर बहुत मोटे मोटे तौर पे समझाएं हम आपको, एप्लीकेशन वाला जो पार्ट होता है वो दो चीजों पे फोकस्ड होता है, पावर प्रोड्यूसिंग और एक पावर एब्जॉर्ब। पावर एब्जॉर्बिंग तो आपके घर में ही है, फैन है, एसी है, फ्रिज है। एसी हो गया, फ्रिज हो गया, फैन हो गया, ये तो वही जिंदगी में जाएगी बस। ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो मिनिमाइज और ऑफ कोर्स पावर कंजम्पशन कम करने के लिए पढ़ना भी पड़ेगा। दूसरा पावर प्रोड्यूसिंग में जैसे कि टरबाइन है क्या, इनकी अभी इनकी मैक्सिमाइज पावर प्रोडक्शन एफिशिएंट। तो ये आपका सेकंड पार्ट होगा थर्मो। ये फर्स्ट पार्ट आपका थर्मोडायनामिक्स का बता दिया मैंने, ये बेसिक थर्मोडायनामिक्स का पार्ट। और उसके बाद फिर एप्लीकेशन, और ये टुगेदर 10 से 15 मार्क्स आराम से गेट एग्जाम में कवर करता है। तो क्वेश्चन आसान होते हैं, इजी टू अटेम्प्ट होते हैं, और बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है क्वेश्चन में, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही बेसिस पर आप 70-80% तो स्कोर कर ही सकते हो। 20-30% के लिए डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स भी सॉल्व करना पड़ेंगे, जो डेफिनेटली आपको असाइनमेंट दूंगा और क्लास में वो तो चल स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे सिस्टम। व्हाट इज द सिस्टम? सिस्टम क्या, देखिए, सिस्टम इज अ स्पेस ऑन विच, स्पेस बोल लीजिए या क्वांटिटी ऑफ मैटर, कैसा बोलना चाहे, क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस
chosen for study और एग्जाम्पल से देखते हैं एनालिसिस के लिए और स्टडी के लिए जो हमने पर्टिकुलर क्वांटिटी या रीजन चूज किया है सिस्टम का। आप सब जानते हैं, ये आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा भी होगा कि सिस्टम यूजुअली दो टाइप के होते हैं, क्लोज सिस्टम। पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी लिख देता हूँ और ओपन सिस्टम, फिर मैं इसके एग्जांपल्स। क्लोज सिस्टम का मतलब ये हुआ कि इसमें एनर्जी फ्लो हो सकती है, बाहर भी जा सकती है, इसमें मास भी फ्लो, इसमें मास फ्लो। एग्जाम्पल, जैसे कि ये सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है क्लोज सिस्टम, बहुत फेमस, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद नो वॉल्स। वॉल नहीं है, वॉल होंगे तो वॉल से फिर मास फ्लूइड अंदर आएगा बाहर जाएगा, वॉल नहीं। यहाँ मान लीजिए गैस, अब अगर मैं गैस के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, तो ये मेरा सिस्टम। अब आप यहाँ पर एक वेट रख दें, तो बेसिकली आपने क्या करा, गैस को कंप्रेस कर दिया, वर्क करा ना, मतलब एनर्जी फ्लो कहीं ना, फ्लो ऑफ एनर्जी हुआ, आपने यहाँ बर्नर लगा दिया। तो ये सब क्या है, एनर्जी का इनपुट ही सिस्टम है। एनर्जी इन और आउट हो रही है, बट मास कभी भी इन और आउट नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई लीकेज नहीं। और इसी की जगह अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दूं, इस तरीके से यहाँ गैस बना, यहाँ वॉल लगा दिया, and someone is operating this wall, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, इस यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है कि ये अगर आपका सिस्टम है, तो यहाँ से गैस बाहर जा सकती है अगर आप वॉल ओपन, तो यहाँ पर मास फ्लो पॉसिबल है, एनर्जी फ्लो भी पॉसिबल है। कैसे एनर्जी फ्लो पॉसिबल है, आप यहाँ पर लगा दीजिए, चिमनी चिमनी लगा दीजिए, कोई भी स्टोव लगा दीजिए, बर्नर बर्नर दे सकते हैं, ये बर्नर लगा दिया आपने, गैस को हीटअप कर, उसका टेम्परेचर राइज। ये तो एक एग्जांपल लिया, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे बन सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बलून को, और बलून में लेट से somebody is blowing air, तो ये कैसा, ये बलून है, मास एंट्री ले रहा है, बलून एक्सपैंड हो गया, इसे हम ओपन सिस्टम, एन एग्जांपल ऑफ। आप अपने आसपास देखिए, आपको क्या लगता है ओपन सिस्टम, फैन है आप,
फैन में ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से करंट आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी तो आ रही है, तो ये एनर्जी इन तो आ ही रही है। अब ये रोटेट हो रहा है, अब जब ये रोटेट हो रहा है इसमें मास अंदर बाहर हो रहा है क्या? ठीक है, ऐसे देखेंगे तो नहीं हो रहा, बट हो रहा है। एयर आ रही है, ये एयर को ले रहा है और एयर को छोड़ रहा है। एयर आती है और एयर जाती है ना इसमें से भी। बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। एक ग्लास, मान लीजिए ये मिल्क मिल्क का ग्लास है, कॉफी का ग्लास है, पानी भरा है। आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे इसका लेवल ड्रॉप हो जाएगा, तो हुआ क्या, इसके वेपर्स जाएंगे बाहर। मान लीजिए ये 40 डिग्री पर, तो बाहर चलिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बना, लेट से ये अभी करंटली 60 डिग्री और बाहर 20 डिग्री। ऑब्वियसली बात है, होगा क्या, ये ठंडा होगा, एनर्जी जाएगी बाहर, प्लस इवापोरेशन के कारण इसका लेवल ड्रॉप होगा, तो मास भी बढ़ जाएगा। तो दोनों मास भी फ्लो हो रहा है और हीट भी फ्लो हो रही है, एनर्जी भी फ्लो हो रही है। हीट और वर्क डिफाइन नहीं करते, एनर्जी फ्लो। तो ये कुछ एग्जांपल है जो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम को डिफाइन करते हैं। अब एक बात ये है, जो सिस्टम के बाहर है वो सराउंडिंग, जैसे कि ये हवा हो गई, ये पिस्टन हो गया, ये बर्नर हो गया, ये सब सराउंडिंग है। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग मतलब ये पूरा आपका यूनिवर्स बना, कंप्लीट यूनिवर्स। नेक्स्ट इज what is another there is one more quantity over here which is what we call as boundary. बाउंड्री कैसे डिफाइन करेंगे? So real or imaginary, the real or imaginary surface हो सकता है that separates, that separates सिस्टम है। जैसे कि यहाँ पर ये गैस है, ये गैस को सेपरेट, गैस दो पार्ट में सेपरेटेड है इस बाउंड्री के, इसके इस बॉन्ड, ये जो बाउंड्री हैश पोर्शन इट्स this boundary is separating gas and which is the system. ये बलून है, बलून अगर आपका यहाँ पर, अगर आप इसको बलून की ही सरफेस को आप बाउंड्री मान लें, बलून के सरफेस को ही बाउंड्री अगर मान लेते हैं, आप देखेंगे कि ये जो है आपका ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम। इस तरह से बाउंड्रीज भी डिफाइन की जा की जाती है, की जा सकती है। तीन चीजें आपने सीखी, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। सिस्टम वो जिसके ऊपर आप फोकस करो, हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले थर्मोडायनामिक्स में आपको सिस्टम डिफाइन करना है। सिस्टम जैसे डिफाइन किया आपने तो ऑटोमेटिकली बाउंड्री से डिफाइन करोगे, आप पहले बाउंड्री बनाओगे और कहोगे कि ये सिस्टम है, तो बाउंड्री नेचुरली डिफाइन हो जाएगी। एक बार बाउंड्री और सिस्टम डिफाइन हो गए तो नेचुरली सराउंडिंग भी डिफाइन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप in solving a thermodynamic problem, that first of all you have to define boundary and system and आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज समझते हैं, बड़ा प्रॉपर्टी। Okay, properties are those quantities which actually define the state of the system. किसी भी सिस्टम की स्थिति को जो बताए,
वो उसकी प्रॉपर्टी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज योर करंट स्टेट? लेट्स से आइदर यू आर फीलिंग excited, you are feeling bored, you are very happy. तो हैप्पीनेस, बोरिंगनेस, एक्साइटमेंट, एनर्जेटिक, ये सब आपकी एक कह सकते हैं प्रॉपर्टीज है जो आपकी स्टेट को डिफाइन करती है। तो ऐसे ही किसी भी फ्लूइड या किसी भी सॉलिड बॉडी को कि भाई उसकी स्टेट क्या है, करंट स्टेट क्या है, उसको डिफाइन करने की प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रॉपर्टीज की मदद से आप उसकी स्थिति को समझ सकते हैं कि अच्छा ये स्थिति है। कोई बात नहीं। जैसे कि फ्लूइड के, जैसे कि ह्यूमंस के केस में अगर आप देखें तो आप एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स से समबडी इज वेरी हैप्पी ऑन वन साइड एंड ही इज फेलिंग वेरी he is not very, I mean he is not healthy, let's say. So unfit and rich, these are the two properties which is defining actually who is that person. तो आप ये दो चीजें अगर मेजर कर लें, हैप्पीनेस और या हैप्पीनेस बोल दीजिए या फिर फिटनेस और बैंक अकाउंट, अगर आप ये दो चीज मेजर करते हैं, किसी भी इंसान की दो प्रॉपर्टीज मेजर करते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। जस्ट तो वही बात है, मतलब तो सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आप किसी पर्सन के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं तो ये दो चीजें आपको हेल्प करेगी उसकी स्टेट को बताना। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है, यहाँ पे दो सवाल है। एक तो ये है कि चलो सर प्रॉपर्टी समझ में आ गई, बट अगर हमें किसी भी पर्सन के बारे में पूरी तरह से जानना है तो उसकी कितनी प्रॉपर्टीज आपको जानना होगा कि जैसे कि एक हमने देखा उसका बैंक अकाउंट, एक हो गया उसका करंट हेल्थ लेवल, फिर उसका मेंटल लेवल, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी। तो कितनी है इसमें? तो ह्यूमन के केस में तो बहुत मुश्किल है इस तरह से डिफाइन करना, बट गैसेस और सॉलिड्स के केस में ये क्वेश्चन आंसरेबल है। तो दो चीजें हम यहाँ पर समझें कि प्रॉपर्टीज आर बेसिकली दोज क्वांटिटीज which defines state of a system, सिस्टम की स्थिति को बताता है। और दूसरा क्वेश्चन यहां पर ये आता है मेरे दिमाग में कि कितनी, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज आर नीडेड टू डिफाइन, नीडेड टू बी डिफाइन, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज आर नीडेड टू डिफाइन स्टेट। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन। और क्वेश्चन नंबर टू ये है कि व्हेन प्रॉपर्टीज कैन बी डिफाइंड, ये भी एक इंपॉर्टेंट। व्हेन कैन वी डिफाइन प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम? चलिए इस क्वेश्चन को हम आंसर करें। How many properties are defined, needed to be defined for the state of the system?
ये तो ठीक है, हम आंसर करते हैं, बट पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि व्हेन कैन बी डिफाइन प्रॉपर्टी। देखिए समझिएगा इसको, बहुत क्लासिकल तरीके से समझा हूँ, इसी तरह से समझाया जाता है, शुरुआत में तो हम वैसे ही समझेंगे। मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर गैस रखा, let's say the volume currently occupied over here is V1, and यहाँ पर अगर मैं PV ग्राफ बनाऊं, V ये V रिप्रेजेंट वॉल्यूम है, तो इसका प्रेशर है अभी मान लेते हैं, और ये करंट, तो ये जैसे ही मैंने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बनाया, मतलब मैंने इसकी स्टेट डिफाइन कर दी कि भाई ये स्टेट की है। वो आप सोच रहे होंगे सर आपने दो दो प्रॉपर्टीज डिफाइन करी और आपने कह दिया कि इसकी स्टेट कंप्लीटली डिफाइन हो गई, ऐसे कैसे? वो मैं बताऊंगा आपको, वो क्वेश्चन अभी मैंने आंसर कि दो से दो कैसा है। बट अभी मान लीजिए कि चलिए दो प्रॉपर्टीज डिफाइन करने पर इस गैस की पूरी स्टेट डिफाइन हो गई। बट आप एक बात ध्यान रखें, ये आपने डिफाइन करी है स्टेट, मतलब आपने कहीं ना कहीं एक चीज आप ध्यान रखें, आपने मेंशन करी है कि ये जो गैस है ये इक्विलिब्रियम, मतलब इसमें कोई हलचल नहीं हो रही है। अगर हलचल हो रही होती यहाँ पर तो मैं तो इसका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा होता, और अगर प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा होता तो मैं बनाता क्या? तो प्रॉपर्टीज जब हम डिफाइन करते हैं, when properties are defined, system must be in equilibrium. So answer is system must be in equilibrium. अब अगला क्वेश्चन आपका बिल्कुल लाजिम है कि सर ये पीवी कैसे, आपको कैसे पता पी? चलिए इसकी तरफ भी हम बात कर लेते हैं। तो देर इज वन रूल ओवर हियर जिसे हम गिब्स फेज रूल, और गिब्स फेज रूल जो होता है आपका एस पी प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस, इसका डेरिवेशन ऐसा नहीं है, आप नहीं कर सकते, अभी हम उसे अवॉइड करें। तरफ P is number of phases, F is degree of freedom. What is degree of freedom? ये वही हमें जो चाहिए, number of independent intensive properties needed to define state of system. This is what we want, कितनी चाहिए? C भाई कंपोनेंट कितना, और टू अभी के लिए तो टू ही माने, बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पर एक नया टर्म आया इंटेंसिव का मतलब, देखिए प्रॉपर्टीज को यूजुअली दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बट एक काम करते हैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ नीचे से, ये हमारा कंटिन्यू है। प्रॉपर्टीज के बारे में मैं कह रहा था, क्लैरिटी, दो तरह की प्रॉपर्टीज, एक तो होती है इंटेंसिव, एक होती है एक्सटेंसिव। इनका मतलब इन शब्दों में ही जुड़ा हुआ है, एक्सटेंट, इंटेंसिव। एक्सटेंट का मतलब प्रॉपर्टीज जो डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ सिस्टम, सिस्टम के एक्सटेंट पे डिपेंड,
The other one is intensity, which is independent of extent of system. Independent of extent. Extent of the system, क्या सिस्टम चाहे बड़ा हो, सिस्टम चाहे छोटा हो, प्रॉपर्टी जैसे कि ये रूम, अगर आप रूम को आधा कर दो या फिर आप रूम को बड़ा कर दो, प्रॉपर्टीज आधी नहीं होगी। कौन सी प्रॉपर्टीज आधी होना? टेम्परेचर टेम्परेचर ही रहेगा, प्रेशर रूम का एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर ही रहेगा। हाँ, वॉल्यूम आधा होता है। तो यहाँ पे देखो आप, वॉल्यूम जो है वो क्या प्रॉपर्टी है आपकी? इंडिपेंडेंट, डिपेंड करती है एक्सटेंट के ऊपर। तो वॉल्यूम यहाँ आता है, टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ। नेक्स्ट है टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, और भी बहुत सारी है, डेंसिटी। अब चाहे आप किसी ब्लॉक को दो पार्ट में तोड़ दो, चाहे छोटा ब्लॉक हो बड़ा ब्लॉक हो, आयरन का उसकी डेंसिटी रो है तो रो ही है, डेंसिटी भी रो है तो डेंसिटी भी यहाँ पर। डेंसिटी मतलब मास है। अब अगर आप यहाँ पे देखिए और भी कुछ अगर देखना चाहे तो मास, मास एक्सटेंट पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आपका बड़ा सिस्टम होगा उतना ज्यादा आपका मास, तो या मास तो आधा आधा होगा। एनर्जी भी आधी आधी, एनर्जी भी एक्सटेंट पे डिपेंड। तो ये कुछ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, इधर कुछ इंटेंसिव। अगर आप देखें यहाँ पर ध्यान से कि मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को इंटेंसिव बनाने के लिए क्या करता हूं, मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास डिफाइन करता हूं, जैसे कि V बाय एम, एम बाय एम, ई बाय एम। इसे कहेंगे हम एनर्जी पर यूनिट मास। इसे कहेंगे हम वॉल्यूम पर यूनिट मास। इसे कहेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम, क्या कहेंगे? और इसे कहेंगे स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाता है जब भी प्रॉपर्टीज पर यूनिट मास हो। स्पेसिफिक, ये वर्ड स्पेसिफिक यूज किया जाता है एक्सटेंसिव को इंटेंसिव जगह पर। इसको इसको इनको स्मॉल लेटर्स ई, तो वो नहीं हो जाएगा, इसको वी से डिनोट। देखिए ये वी और रो वही की तो बात है, इसको नंबर भी। अब यहाँ पर कितनी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड है सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए, बिकॉज हम कभी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज से स्टेट को डिफाइन नहीं कर सकते। वो चीजें एक्सटेंट पे डिपेंड करती है सिस्टम के, तो जो चीजें सिस्टम के एक्सटेंट पे डिपेंड करेगी वो सिस्टम की प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करेगी, सोचने की बात। इसलिए यहाँ पर प्रेशर की जगह हमेशा स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी तभी डिफाइन करें। याद रखिए इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम भी यहाँ पर डिफाइन करें V1। अब इसका मास m है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा, इसकी यूनिट हुई मीटर के ऊपर की, मास m।
फंडामेंटली कभी भी यहाँ पर हम वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आपको डिफाइन करनी है, स्टेट डिफाइन करनी है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज सीखी। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम V1 लिख देंगे तभी तो चल जाएगा आपका काम, बट कॉन्सेप्चुअली इट इज नॉट ऑलवेज रिकमेंडेड। मैं एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। तो चलिए अब एग्जांपल लेते हैं। हमारा सबसे पहला एक गैस, सिंगल कंपोनेंट गैस। सिंगल कंपोनेंट गैस मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए कोई भी एक गैस ले लीजिए, अमोनिया ले लीजिए, अमोनिया वेपर्स ले लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन ले लीजिए, प्योर ऑक्सीजन ले लीजिए। एयर तो में तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसको भी हम सिंगल कंपोनेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एयर कैन बी ट्रीटेड एज अ सिंगल कंपोनेंट। तो कितने फेजेस हैं इसके? एक ही गैसियस स्टेट में ही है तो फेज तो एक ही है, तो पी की वैल्यू 1 हो जाएगी। एफ हमें निकालना है, कंपोनेंट भी एक है, +2, एफ हो जाएगा। किसी भी सिंगल फेज, सिंगल कंपोनेंट, सिंगल फेज सिंगल कंपोनेंट की स्टेट डिफाइन for a single phase, single component system. We need two properties, in fact, two intensive properties to define state of system. ठीक है जी। अब जरूरी नहीं है हमेशा सिंगल कंपोनेंट हो, बट अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आप सिंगल कंपोनेंट सिस्टम यूजुअली फेज दो हो सकते हैं। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंगल कंपोनेंट डबल फेज, टू फेज। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लें ऐसे, तो आई +1 बहुत ही कॉमन सा कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर P प्लस एफ इक्वल टू C+2, या स्टीम प्लस वाटर, स्टीम प्लस वाटर भी एग्जाम्पल। फेज दो है, C आपको निकालना +2, C तो 1 है, सॉरी यहाँ पर कंपोनेंट एक ही, कंपोनेंट मत हो जाए, कंपोनेंट एक ही H2 है, कंपोनेंट एक ही, दो कंपोनेंट दो फेज मात्र एक। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अगर डिफाइन कर दिया कि प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन हो गया 100 डिग्री। एक क्वांटिटी डिफाइन करी, दूसरी तो ऑटोमेटिकली डिफाइन। तो ये आपका बेसिकली आपने देखा कि दो फेजेस की, दो, यूजुअली हम सिंगल फेज सिंगल कंपोनेंट की बात करते हैं तो दो क्वांटिटीज चाहिए आपको स्टेट डिफाइन करने के लिए, और ये हमने स्टेट, स्टेट समझ में आया आपको? हम आगे बढ़ते, टेक अ शॉर्ट 5 to 6 minutes break, I break and then start.
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कि अभी हमने देखा कि स्टेट क्या होती है। अब एक चीज और समझते हैं, चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है? से फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे गैस है और एक बड़ा सा मास रखा हुआ हेवी सा। और अगर आप देखें यहाँ पर तो ये करंट स्टेट 1 है। मैंने इस मास को हटा दिया तो होगा क्या? पिस्टन ऊपर की तरफ राइज करे, ये करंट लोकेशन है, यहाँ चला जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर कम, सब जानते हैं। स्टेट, ये इसकी चेंज ऑफ स्टेट है। बट मुझे इंटरमीडिएट पॉइंट्स नहीं पता है जिनसे ये पास होगा। I don't know those intermediate points which this system is going to. तो मैं चेंज ऑफ स्टेट को एक्चुअली मैं प्रोसेस डिफाइन करता हूं। दिस इज अ प्रोसेस, बट आई कैन नॉट डिफाइन द प्रोसेस बिकॉज आई डोंट नो द इंटरमीडिएट पॉइंट्स। तो अगर मुझे इंटरमीडिएट पॉइंट्स पता करना है, अगर मुझे पॉइंट स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जाना है, तो मुझे इस प्रोसेस को स्लोली करना होगा, इनफैक्ट वेरी स्लोली। कैसे बताते हैं, इमेजिन करिए, बस यू जस्ट हैव टू इमेजिन। अब मैं एक एक स्लाइस हटाता हूँ, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। तो ये मेरी करंट स्टेट है और ये मेरी फाइनल स्टेट है। फाइनल और इनिशियल स्टेट सेम है मेरी, बट मैं 1 से 2 अब किसी और तरीके से पहुंच रहा हूँ। वो तरीका एक बड़ा ही स्लो सा तरीका है। मतलब मैंने एक पहली प्लेट को हटाया, या दूसरी प्लेट को हटाया, यहाँ आया, तीसरी प्लेट को हटाया, चौथी को हटाया, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ऐसे इन्फाइनाइट प्लेट्स थी मान लो, बहुत ही छोटी छोटी पतली पतली, और उनको हटाते हुए मैं, तो अब मैं 1 से 2 के बीच का पाथ को एक्चुअली मैं जानता हूँ, समझता हूँ, इसलिए मैं इस पाथ को ट्रेस कर सकता हूँ। थोड़ा सा होगा ऐसा बना। इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस दोहरा है ना, ऐसा कुछ करता नहीं, इसलिए इसे हम हाइपोथेटिकल प्रोसेस। बट सर आप हाइपोथेटिकल प्रोसेसेस की बात ही क्यों करते हैं? ये एक अच्छा क्वेश्चन। मैं हाइपोथेटिकल प्रोसेसेस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहली एक बात समझिए, अगर आप मुझे कुछ भी एनालिसिस करना है किसी भी प्रोसेस के ऊपर, तो मेरे पास उसका वो प्रोसेस को मैं मैथमेटिक ग्राफिकली प्लॉट तो कर पाऊँ, तभी तो मैं एनालिसिस करूँगा। ये बात
तो बेसिकली ग्राफिकल एनालिसिस के लिए आई नीड डेटा पॉइंट्स एंड डेटा पॉइंट्स कैन बी जनरेटेड ओनली व्हेन आई नो द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द प्रोसेस। इसीलिए हम इस तरह से हाइपोथेटिकल प्रोसेस क्रिएट करते हैं ताकि हम एनालिसिस कर सकें। सर बट ये एनालिसिस आप ऐसे प्रोसेस का कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो फिर रिजल्ट्स गलत नहीं आएंगे? आएंगे। अब एक्चुअल प्रोसेस कैसे हुआ होगा? एक्चुअल प्रोसेस जो हुआ होगा वो भी तो इसके नियर अबाउट ही हुआ होगा। तो ऑल टुगेदर अगर आप देखोगे तो रियलिटी में और इस प्रोसेस में करने में तो बड़ा अंतर है। एक बहुत फास्ट है, रियल प्रोसेस फास्ट होते हैं, और ये प्रोसेस एक इट्स अ डैम स्लो प्रोसेस। बट अगर आप एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एरर भी आएगा, बट इतना एरर नहीं आएगा कि इट विल क्रिएट लाइक कि जो भी थ्योरी डेवलप करी उसका कोई मतलब नहीं। तो डेफिनेटली देयर विल बी सम error, there will be some restrictions, but वो मैनेजेबल है। मतलब फिर भी रिलेटिवली आपका सिस्टम एक्यूरेट आप कंसिडर कर सकते हैं। तो रियलिटी वर्सेस यहाँ पर कंपैरिजन होगा आपका हाइपोथेटिकल का या क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। तो थोड़ा सा एरर आएगा, देयर विल बी सम, देयर विल बी सम, और वो जो एक जो एरर होगा उसे हम बाद में करेक्ट करेंगे। बट एटलीस्ट मोटे मोटे तौर पे आप कमेंट्स तो कर पाओ। चलो एग्जैक्ट क्वालिटी क्वांटिटी का एनालिसिस नहीं कर पाओ, क्वालिटेटिव एनालिसिस तो कर पाओगे। तो थर्मोडायनामिक्स का सबसे बड़ा फायदा ही क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि आपको वो बता दे कि ये कर लो इससे ये हो, और ये ना करना। ठीक। मैंने एक टर्म यूज करी थी यहाँ पर, इक्विलिब्रियम, उसके ऊपर बात करें। ये स्टेट तभी डिफाइन कर सकते हैं जब ये इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है यहाँ पर ब्रॉड सेंस में थर्मोडायनामिक्स। चलिए थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को समझते हैं। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए वैसे तो चार, बट अभी के लिए हम तीन ही बात करेंगे। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम। मेजरली तो हम इन दो के ऊपर, फोर्थ एक फेज इक्विलिब्रियम जो गेट के सिलेबस में नहीं है, केमिकल फेज इक्विलिब्रियम, तो इसके बारे में बात नहीं। फेज इक्विलिब्रियम के बारे में आप बात करते हैं मटेरियल साइंस में, जब हम फेज डायग्राम बेसिकली फेज इक्विलिब्रियम डायग्राम। समझते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई गैस है, और अगर आप देखें यहाँ पर पिस्टन का इक्विलिब्रियम डायग्राम बना है, तो यहाँ है mg,
और यहाँ पर एक्ट हो रहा है आपका प्रेशर एरिया, और ऊपर से एक्ट हो रहा है आपका P नॉट इंटू एरिया। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इसका सीधा मतलब ये हुआ, एक काम करते हैं, यहाँ पर आप चाहे तो कोई मास भी लग दीजिए, तो ये इकट्ठा इसका और इसका टोटल मास मान लेते हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर P नॉट ए पी प्लस एम जी इक्वल टू पी गैस इंटू प्रेशर ऑफ गैस। वैसे तो हो गया, ये इक्विलिब्रियम के लिए जरूरत है। तो प्रेशर ऑफ गैस इस तरह से होगा कि वो एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर के बराबर प्लस मास को बैलेंस है, मास के कारण ये pressure। मतलब इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ से एक वेट हटा देते हो, तो अभी हमने देखा, तो वॉल्यूम इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि आपने अगर यहाँ पर m को कम कर दिया, अगर आप ये क्वांटिटी डिक्रीज कर रहे हो, तो ये तो कांस्टेंट है, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी? डिक्रीज। और अगर ये क्वांटिटी आपकी डिक्रीज हो गई, प्रेशर अगर डिक्रीज हुआ आपका, वॉल्यूम इंक्रीज। इसे हम मैकेनिकल। सेकेंड इक्विलिब्रियम है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम बड़ा सिंपल, एक ही रिक्वायरमेंट है थर्मल इक्विलिब्रियम की, फॉर टू बॉडीज टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम। देयर टेम्परेचर मस्ट बी, दोनों के टेम्परेचर सेम। टू बॉडीज टू बी इन इक्विलिब्रियम, देयर टेम्परेचर। जैसे कि मेरे रूम का टेम्परेचर अभी लेट्स से 30 डिग्री है, आप लोग का नागपुर में लेट्स से टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो आपका रूम और मेरा रूम थर्मल, दो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है बट फिर भी थर्मल। जैसे कि ये ग्लास मिल्क 60 डिग्री इसका टेम्परेचर, 20 डिग्री बाहर टेम्परेचर, लेट्स से आफ्टर डेल्टा टी इक्वल टू 60 एग्जाम्पल, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हम कहेंगे कि सराउंडिंग सिस्टम जो है आपका, सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन टेम्परेचर। This is how we can talk about chemical equilibrium. Won't be writing, but equilibrium, that is in the sense कि कोई chemical reaction नहीं हो, और फेज इक्विलिब्रियम जहाँ पर दो फेजेस हैं, वो फेजेस में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, उसे हम फेज इक्विलिब्रियम। ये आपका इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 1, जहाँ पर हमने देखा व्हाट वाज द स्कोप ऑफ थर्मोडायनामिक्स, व्हाट द स्कोप ऑफ थर्मोडायनामिक्स related to accounting and चेंजेस इन प्रॉपर्टीज। तो हम यहाँ समझ जाइएगा कि जब भी एनर्जी ट्रांसफर होगी या मास ट्रांसफर होगा, तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज हो, फिजिबिलिटी और ये सब बारे में हमने देखा। और उसके बाद हमने सबसे पहले सिस्टम डिफाइन किया। सिस्टम ओपन क्लोज दो तरह से हमने देखे,
सिस्टम डिफाइन करने के लिए हमें बाउंड्री डिफाइन करना पड़ेगी, और जैसे ही हम बाउंड्री डिफाइन करते हैं सिस्टम और बाउंड्री को अलग अलग कैटेगरी हो जाती है सराउंडिंग और सिस्टम। फिर हमने गिव स्पेस रूल देखा। यहाँ पर हमने पता चला कि किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए सिंगल कंपोनेंट सिंगल फेस, सिंगल कंपोनेंट सिंगल, मात्र दो प्रॉपर्टीज। चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर 2 स्टार्ट करने पहले जस्ट एक 2 to 3 मिनट चलिए चैप्टर 2 की तरफ स्टार्ट करते हैं। वर्क एंड हीट ट्रांसफर। मतलब सवाल यह है, देखिए कि आप लोग या हम लोग कब से बात कर रहे थे कि जो एनर्जी है, एनर्जी ट्रांसफर जो होता है, एनर्जी आएगी जाएगी, कैसे आएगी, एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है, उसके बेसिकली दो सोर्सेस है, या तो वर्क ट्रांसफर या फिर हीट ट्रांसफर। कैसे डिफाइन करते हैं वर्क ट्रांसफर और हीट? तो थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली एनर्जी के ट्रांसफर को या क्लास एनर्जी को दो तरह से क्लासिफाई किया है।
वैसे लिखूंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ। So the first one will be work and other will be, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जब भी एनर्जी फ्लो होगी, जैसे मान लीजिए हॉट कप ऑफ टी था आपका, 60 डिग्री से 20 डिग्री आया, तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि ये हीट ट्रांसफर होता है, जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसे हीट ट्रांसफर। तो इनफैक्ट इसको मैं एक तरीके से और आपको बताता हूँ, ज्यादा बेटर होगा। इसको हम दो तरीके से देखते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। ये और बड़ा, थोड़ा सा और ब्रॉडर होगा। और डायनामिक मतलब मोशन, मोशन मतलब एनर्जी इन ट्रांजिट। इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं वर्क को, कि दोनों मोशन इन ट्रांजिट, एनर्जी इन ट्रांजिट, मतलब फ्लो होना, वर्क एंड हीट वो है विच फ्लोज, फ्लो तो दोनों होती है बट विच फ्लोज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, वो हीट होगी। इसके अलावा ऑल अदर फॉर्म्स विच आर फ्लोइंग, ऑल अदर फॉर्म्स विच आर फ्लोइंग comes under work transfer. Now you need to understand one thing over here कि ये फ्लो हो रही है एनर्जी इन ट्रांसिट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक बात ये है जो याद रखना है आपको स्टूडेंट, कि मस्ट बाउंड्री, बाउंड्री क्रॉस करना बहुत जरूरी है। दोनों दोनों, बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगी तो वो नहीं करेगी। एग्जाम्पल से समझो, स्टैटिक वो है जो स्टोर्ड, मतलब आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू डू बिजनेस तो यू हैव मनी, टू टाइप्स ऑफ मनी, वन स्टैटिक वन इज, स्टैटिक मनी तो वो क्या, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है अपने फ्यूचर, अपने भाई के लिए, बहन के लिए, बच्चों के लिए, लाइक दैट, वो स्टैटिक एनर्जी। और एक डायनामिक वो जिससे आप डे टू डे लाइफ में बिजनेस करते हैं, जिससे आप सामान खरीदते हैं, फिर उसको एक हायर प्राइस पे बेचते हैं, उससे आपको प्रॉफिट होता है, और शायद धीरे धीरे वो प्रॉफिट एक्यूमुलेट होता जाता है, होता जाता है, और वो स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म। आप कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, उसको बेचते भी हैं, उससे प्रॉफिट भी होता है, उस प्रॉफिट को स्टोर भी करते हैं, उस स्टोर में से फिर कुछ कभी निकाल भी लेते हैं। तो भाई ये तो एक सिंपल सी बात है कि आपके पास एक बैंक है या पैसों का, उसमें आप पैसा डाल भी रहे हैं, उससे निकाल भी रहे हैं, और अगर निकालेंगे कम तो वो स्टोर होता चला जाएगा, और अगर ज्यादा निकालेंगे तो वो खत्म। तो डेफिनेटली जो कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो स्टोर होती है, और स्टोर डेफिनेटली स्टैटिक डायनामिक में कन्वर्ट हो सकती है, डायनामिक स्टोर में convert हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैंने हीट ट्रांसफर कर, एक तपेली ली, उसमें पानी डाला और मैंने बर्नर पे रख दिया उसको, पानी को आप अपना सिस्टम माने, तो पानी के पास मान लीजिए करंटली अभी 100 जूल एनर्जी थी। अब मैंने क्या करा, मैंने थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करी बर्नर से, हीटिंग करी बेसिकली बर्नर से। तो आप जानेंगे कि उसकी एनर्जी राइज हो गई, मतलब उसके पास 1000 जूल एनर्जी है, तो वो एनर्जी अब स्टोर्ड हो गई उसके पास। तो जो पहले जो मैंने ट्रांसफर करी थी वो अब स्टोर हो गई। So whenever there is a work and heat interaction, a part of it might get stored. और जो स्टोर्ड होती है वो थर्मोडायनामिक्स में हम उसे इंटरनल एनर्जी, व्हाट वी कॉल एज इंटरनल।
कैसे हो सकती है स्टोर? इसे हम सबसे पहले डिनोट करेंगे ई से। दो फॉर्म होगी, मैक्रो और इनफैक्ट इसे आप स्टोर्ड एनर्जी कहें। स्टोर्ड एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। ऐसे दिखते हैं। मैक्रो मतलब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर सकता है, कोई पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर सकता है, प्लस इंटरनल एनर्जी से मोर आपकी इंटरनल। और जो स्टोर्ड है आपके पास, समझिएगा, जो जो आ रहा जा रहा है वो तो आता जाता रहेगा, बट जो स्टोर्ड है उससे आप स्टेट डिफाइन कर सकते हो। स्टेट ऑफ अ सिस्टम कैन बी डिफाइंड। इसीलिए इसे हम प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम भी कहते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि प्रॉपर्टी से आप सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हो। दिस इज आल्सो व्हाट कॉल्ड एज प्रॉपर्टी। This is not a property. They are not a property. Not a property. Why they are not a property? क्योंकि यार these are these cannot be used to define the state। और जो स्टेट डिफाइन नहीं कर सकता वो प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये तो एनर्जी इन ट्रांजिट है, ये तो मोशन में है। और मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी तभी डिफाइन की जा सकती है जब कोई चीज स्टैटिक कंडीशन में हो, तभी आप उसे यूनिफॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं। चलिए और बातें करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, और वर्क इंटरनेट। तो पहली बात तो ये इट मस्ट क्रॉस बोर्ड। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूंगा आपके सामने। अच्छा एग्जांपल लेंगे। 2 मिनट दीजिए, मैं आपको एग्जांपल लेकर आता हूँ बुक से, ताकि डायग्राम बनाने में सबसे अच्छा है कि मैं आपको बुक से एज इट इज एग्जांपल कॉपी करूँ। हम उसे समझते हैं कि कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं। ये तो ये प्रॉब्लम की मदद से हम ये समझेंगे कि किस तरीके से आप प्रॉपर्टीज को, सॉरी, हीट एंड वर्क ट्रांसफर को आप समझ सकते हैं। एक सिंगल का क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे आज। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इट मस्ट क्रॉस बाउंड्री। ये भी पूरा एक सबसे वो है क्रक्स जो बोलना चाहिए, इट मस्ट क्रॉस। दिख जाता है तो ठीक है, तो मैं ड्रॉ करके बना दूंगा, वो भी कोई ड्रॉ करना भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैं यहाँ से ले आता हूँ, ध्यान से देखिए। इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड लेक्चर, फ्यूचर में आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगा, तो आप लोग थोड़ा पॉज करें अपने। मैं तो अभी रुकूंगा नहीं, आप लोग रुकें और इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझें आराम से। अच्छा सवाल, काफी ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम हम ले लेते हैं जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा ऑन वर्क एंड।
आपको बताना है इसमें वर्क ट्रांसफर हो रहा है या नहीं, यस और नो। हीट ट्रांसफर हो रहा है, यस। सिमिलर यहाँ पर भी आपको बताना है, यहाँ पे वर्क ट्रांसफर हो रहा है, यस और नो। यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रहा है, यस और चलो। ये क्वेश्चन का मतलब बस ये है कि बाउंड्री क्रॉस होना चाहिए। अब अगर हम पहला एग्जांपल देखें, तो ये हीटिंग एलिमेंट है, डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ, तो बुक में बनाया नहीं, बट मैं आपको समझा देता हूँ कि ये किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्टेड होगा डेफिनेटली। तभी तो ये ऑपरेट कर रहा होगा, किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्टेड होगा। और इस तरह से करंट फ्लो। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो करंट है ना, देखिए ध्यान से थोड़ा सा अगर उसको जूम करूं यहाँ पर, तो करंट ने बाउंड्री क्रॉस कर दी। इसलिए मैं यहाँ पर यस कहूंगा कि सिस्टम के अंदर आ रहा है। तो I've explained you that all other forms which are flowing under comes under this. The example is like हो गया current, electric, obviously बात है दोनों को जान। नेक्स्ट अगर आप देखें हीट ट्रांसफर हो रही है, हीटिंग एलिमेंट है, करंट पास हो रहा है, तो ये भैया इसका टेम्परेचर राइज होगा, इसका टेम्परेचर राइज होगा, छोटा सा। थोड़ा बड़ा रहेगा तो clarity आएगी। अब इसका टेम्परेचर राइज होगा, इसका टेम्परेचर राइज होगा, तो ये एलिमेंट की बात है जी। इसका टेम्परेचर राइज होगा तो यहाँ पर जो आपका ओवन है, ओवन यहाँ पे जो गैस है, इसका लेट से 30 डिग्री पर है, ये 80 डिग्री पर है, किसी भी टाइम टी पर मान लेते हैं। तो यहाँ से हीट ट्रांसफर, हाई टू लो हीट ट्रांसफर, जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसे heat। और ये आपका वर्क, तो हीट तो जा रही है बट सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रही है, इसलिए दैट वोंट बी काउंटेड एज अ हीट ट्रांसफर, देयर इज नो हीट ट्रांसफर। दैट इज द, यहां पर अगर आप देखें इस क्वेश्चन, आप देखेंगे कि देयर इज अ वर्क फ्लोइंग, करंट फ्लोइंग मतलब वर्क आ रहा है, दिस इज वर्क फ्लोइंग, तो वर्क कहूंगा इसे, वर्क फ्लो हो रहा है। थर्मोडायनामिक्स की भाषा में तो हम सबको वर्क, देयर इज अ फ्लो ऑफ वर्क, बट वर्क बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहा, इसलिए देयर इज नो। बट अगर आप देखेंगे यहां पर इस एलिमेंट का टेम्परेचर राइज हो रहा है, लेट से 80 डिग्री राइज हो गया किसी भी टाइम टी पर, और इसका गैस का टेम्परेचर मान लेते हैं 30 डिग्री, उसी टाइम हाई टू लो टेम्परेचर हीट ट्रांसफर होगा, और गैस का टेम्परेचर भी धीरे धीरे हीट ट्रांसफर तो होगा, और बाउंड्री को क्रॉस करेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हीट का बाउंड्री को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। तो बाउंड्री क्रॉसिंग इज वेरी,
बेसिक्स हैं जो मैं आपके यहाँ पे डेवलप कर रहा हूँ सब्जेक्ट को समझने। इस डिस्कशन को अगर आगे हम कंटिन्यू करें तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी वर्क और हीट ट्रांसफर की चली रही है। अंडरस्टैंडिंग को और आगे बढ़ाएंगे हम। तो टाइप्स ऑफ वर्क ट्रांसफर वुड बी अवर टॉपिक ऑफ नेक्स्ट डिस्कशन। हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे उसे। अभी के लिए मैं आपको इसका पीडीएफ बना देता हूँ। पीडीएफ बना के मैं आपके मैनेजमेंट के बाद पास से सबमिट कर देता हूँ। आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट करके इसे अकॉर्डिंगली और पीडीएफ। Today was lecture number 1 and date is 2011. ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ आपको। ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, इसे आप लोग ट्राई करिएगा।
discuss this in next class. अच्छा क्वेश्चन है वो। पढ़िएगा, इसे अटेम्प्ट करिएगा। चलिए मैं ऐड कर देता हूँ आपके यूजर वांट टू अटेम्प्ट। I'll switch off the recording also now. Screen share.